अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट फेलियर। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, जितनी छोटी वीडियो हो सकती है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हार्ट फेलियर होता क्या है। तो हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जब हमारा जिस्म, जो हमारा ये हार्ट है, ये हमारे जिस्म की ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा होता। जब इसका आउटपुट कम हो जाता है तो उसकी वजह से फिर डिफरेंट की फाइंडिंग्स आती हैं। तो हार्ट फेलियर में ये होता है मेन के फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और डिस्नी होता है। और ये क्यों होता है कि जब हमारा कार्डियक पंप फेल हो जाता है, मतलब वो उतनी ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ को नहीं दे सकता जितनी चाहिए होती है। तो इसकी वजह से जो होती है पेरिफेरल परफ्यूजन जो होती है वो कम हो जाती है। इसकी जो डेफिनेशन है यही है, इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, मतलब कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। और क्योंकि इसमें फेलियर होता है कार्डियक पंप का, हार्ट हमारा पंप नहीं कर रहा होता सही तरीके से, तो उस वजह से जो परफ्यूजन होती है पेरिफेरल परफ्यूजन, मतलब डिफरेंट आर्गन्स को, तो वो कम हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर डिफरेंट किस्म की फाइंडिंग आती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी काजेज़, इसकी क्या क्या वजह हो सकते हैं किस वजह से ये फाइंडिंग आती हैं। तो सबसे पहले जो इसकी मोस्ट कॉमन काज है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है। उसमें क्या होता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि अब लेफ़्ट वेंट्रिकल अगर मतलब काम करना छोड़ देता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, तो उसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में तो इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहती है, लेकिन इसमें डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। उसके बाद है वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। अब एओर्टिक स्टेनोसिस होगा तो उसके अंदर हो जाएगा वॉल्यूम ओवरलोड, दूसरा प्रेशर ओवरलोड, और एओर्टिक रिगर्जिटेशन होगा तो उसके अंदर प्रेशर ओवरलोड, उसकी वजह से वल्वुलर हार्ट डिजीज़ भी होती हैं। कुछ कार्डियोमायोपैथी, ऑलमोस्ट सारी जो कार्डियोमायोपैथीज हैं ये हार्ट फेलियर काज करती हैं। तो उसके बाद कुछ रेयर काजेज़ हैं, उसमें बेरीबेरी है, हाइपरथायराइडिज्म, एनीमिया, प्रेगनेंसी, और ये कीमोथेरेपी ड्रग है डॉक्सोरिबोसिन, ये भी हार्ट फेलियर काज करते हैं। तो इनमें वॉल्यूम ओवरलोड होता है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस, क्योंकि मेन इसका पैथोजेनेसिस है, अगर वो समझ आ गया तो फिर ईजी हो जाएगा सारा, क्लिनिकल फीचर्स भी और दूसरा भी टाइप्स वगैरह, और इसका ट्रीटमेंट भी समझ आ जाएगा। तो अब क्या होता है, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे हाइपरटेंशन हो गया, या वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, या कार्डियोमायोपैथीज़ हैं, उनकी वजह से क्या होगा, या प्रेशर ओवरलोड होगा या वॉल्यूम ओवरलोड होगा। तो उसकी बाद क्या होगा कि जब प्रेशर ओवरलोड होता है या वॉल्यूम ओवरलोड हो तो मायोकार्डियल जो वॉल है उस पर स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा। जब मायोकार्डियल वॉल पर स्ट्रेस इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रेच भी बढ़ेगा। स्ट्रेच बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो हमारी मायोकार्डियम है वो अपना साइज़ बढ़ाएगी, उसकी हाइपरट्रॉफी होगी। जब हाइपरट्रॉफी के लिए तो क्या होगा कि नए सेल्स हैं हमारे वो बड़े होंगे, उनके लिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसके लिए इंडक्शन ऑफ जीन प्रोग्राम एक शुरू होगा जो हमारे मायोकार्डियम के सेल के लिए प्रोटीन बनाएगा। तो जब वो प्रोटीन बनाएगा तो उससे जो हमारा हार्ट होगा ये कंपनसेटेड हार्ट फेलियर होगा इसे हम कहेंगे, क्योंकि उतने तक तो हार्ट अपना साइज़ बढ़ा सकता था, मतलब जो हमारे वेंट्रिकल हैं या आर्टरी जिसका भी होगा फेलियर, तो उसमें ये होगा कि उतने तक अगर वो बढ़ा रहा है अपना हार्ट साइज़, तो इसका मतलब उतने तक उसकी कैपेसिटी थी कि वो हार्ट अपना साइज़ बढ़ा सकता था। तो उतने तक उसने बढ़ाया, जो उसकी पहली मतलब ये क्या है हाइपरट्रॉफी होगी, जिसे कंपनसेटेड हार्ट फेलियर कहेंगे। और इस वक्त तक जो पेशेंट होगा वो उसे कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, ये सिम्टोमेटिक होगा। उसके बाद ये है कि अगर परसिस्टेंट प्रेशर लेगा और वॉल्यूम ओवरलोड रहेगा तो फिर क्या होगा कि सेल स्ट्रेस और स्ट्रेच बढ़ेगा, उसकी वजह से दोबारा जो होगा जीन प्रोग्राम शुरू होगा, और जो पहले बनी थी वो तो नॉर्मल प्रोटीन्स थी, अब जो दूसरी प्रोटीन्स बढ़ी हैं वो अब बनी हैं वो अब नॉर्मल हैं। अब नॉर्मल प्रोटीन की वजह से क्या होगा कि पहले वाले तो काम की थी, वो जो पहली हाइपरट्रॉफी हुई थी उसमें तो वो मतलब कर रहा था कंट्रैक्ट हमारा हार्ट, लेकिन जो दूसरे वाली होंगे इसमें कंट्रैक्टिलिटी पुअर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जो दूसरी बार इसकी अब नॉर्मल प्रोटीन बनेगी, दूसरी बार जो मज़ीद उस पर स्ट्रेच, पहली दफ़ा जो स्ट्रेस और स्ट्रेच बढ़ा था उससे जो प्रोटीन्स पैदा हुई थी बनी थी वो तो ठीक थी, तो वो उतने तक उस हार्ट की अपनी कैपेसिटी थी कि वो उसका साइज़ बढ़ सकता था। लेकिन दूसरी बार जो है अब नॉर्मल हुआ है उसका हार्ट साइज़, हार्ट तो बढ़ गया है लेकिन उसमें जो प्रोटीन्स बनी वो फजूल हैं, तो इसलिए उसकी कंट्रैक्टिलिटी है वो पुअर हो जाएगी। जिस कंट्रैक्टिलिटी जब पुअर होगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो डिक्रीज परफ्यूजन टू किडनी, मतलब पेरिफेरल जो होगी हमारी परफ्यूजन वो कम होगी। तो जब किडनी को खून कम जाएगा तो किडनी फिर अपना काम शुरू कर देना है,
क्योंकि जब किडनी की तरफ खून कम जाता है तो किडनी अपना रास जो उसका सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम उसको एक्टिवेट कर लेता है। तो हम देखते हैं कि अब किडनी की तरफ जब खून कम जा रहा है तो फिर किडनी क्या करेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब हाइपोटेंशन होगी तो जो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर जो सेल हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं जेजे सेल्स को। जेजे सेल जो रिलीज़ कराते हैं रेनिन को। अब जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा और जो एंजियोटेंसिन 1 है इसको एस जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट देगा। एस जो होता है वो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर सर्कुलेशन में होता है। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है इसके फिर आगे 3 काम ये करेगा। इसके जो 3 काम हैं एंजियोटेंसिन 2 के ये हैं कि पहला तो काम ये होगा कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, उधर सोडियम और वाटर एड्रीनल कॉर्टेक्स एक्ट करेगा, उधर जो एल्डोस्टेरोन है उसको प्रोड्यूस कराएगा। और एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन करा देगा किडनी में, इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो पहले ऑलरेडी वॉल्यूम ओवरलोड का मसला, फिर और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हार्ट पे और ज़्यादा मसला होगा। फिर ये दूसरे नंबर पे एक्ट करेगा हाइपोथैलेमस पे, इधर ये थ्रस्ट सेंटर बढ़ा देगा तो ज़्यादा हम पानी पिएंगे उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर पे ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा और सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ा देगा। इसकी वजह से क्या होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से वीनस रिटर्न जो है हार्ट की तरफ बढ़ जाएगा। तो जो पहले ऑलरेडी हमारा हार्ट फेलियर हो रहा है मज़ीद वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो वो डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर उसे हम कहेंगे। और उसके बाद ये होगा डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि अब ये ठीक नहीं होने वाला, अभी हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो ये हो गया वीनस रिटर्न और ये मतलब पैथोजेनेसिस है हमारी। उसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप्स। अब इसकी हैं 4 टाइप्स हैं वैसे तो। पहली है एक्यूट वर्सेस क्रोनिक। अब इसमें जो क्रोनिक होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है, एक्यूट हार्ट फेलियर कम ही होता है, अरिथमियाज या मैसिव एमआई होगा तो तभी हो सकता है। दूसरे नंबर पर है सिस्टोलिक वर्सेस डायसिस्टोलिक। इसमें ये होता है कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर ज़्यादा कॉमन होता है, डायसिस्टोलिक होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। अगर हो भी डायसिस्टोलिक फेलियर को हम कार्डिक टेम्पोनेट भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। अब जो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट है वर्सेस इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट तो होगी जब लेफ़्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर होगा तो उसमें क्या होगा कि लो वॉल्यूम पार्ट्स आपको मिलेंगे, कोल्ड पेरिफ्रीज मिलेंगी। और अगर इंक्रीज कार्डिक आउटपुट है तो प्रेगनेंसी में, बेरीब्री में और हाइपरथायराइडिज्म में, क्योंकि ये सारी वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशंस हैं तो इनमें आपको वॉल्यूम पल्स भी इंक्रीज मिलेगा और वार्म पेरिफ्रीज मिलेगा। उसके बाद है राइट हार्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ़्ट हार्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो लेफ़्ट हार्ट फेलियर ही है। ज़्यादा आपने लेफ़्ट हार्ट फेलियर सुना होगा, राइट हार्ट फेलियर कम होता है। और अगर राइट हार्ट फेलियर होता है तो उसे कोर पल्मोनरी बोलते हैं। राइट हार्ट फेलियर तब होगा जब आपको कोई पहले चेस्ट पैथोलॉजी, जैसे कि ज़्यादा देर तक आपको COPD हुआ हो, अस्थमा हो, या ये क्या करते हैं राइट हार्ट पे प्रेशर बढ़ाते हैं, उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर होता है और इसे हम कोर पल्मोनरी बोलते हैं। तो उसके बाद हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि अब जैसे ये हमारा है लेफ़्ट एट्रियम, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है क्योंकि मोस्ट कॉमन। पहले हम जो लेफ़्ट वेंट्रिकल का देख लेते हैं। अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल में मतलब फेलियर होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल का तो ये कंट्रैक्ट जब नहीं करेगा तो जो हमारा कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा। और पीछे जो लंग्स की तरफ है ये वैसे मैंने ग्राफ सी डायग्राम बनाई है जैसे समझाने के लिए। जब ये पंप नहीं कर रहा, ये कंट्रैक्ट नहीं कर रहा तो इस ऊपर से नीचे ब्लड आ रहा है वो भी कम है, क्योंकि जब कंट्रैक्ट करेगा तो सेक्शन होगी लेफ़्ट एट्रियम से इधर आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तो वो ब्लड नहीं आ रहा तो पीछे प्रेशर जो है लंग्स में पड़ रहा है और लंग्स में पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। जब लंग्स में ब्लड इकट्ठा होता जाएगा तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा, उसकी वजह से डिस्निया होगा। तो मेन जिसमें होता है कि वो डिस्निया होता है क्योंकि इसका लंग्स पे प्रेशर डायरेक्टली पड़ रहा होता है। उसके बाद ये है कि अब इसमें जो डिस्निया होता है वो होता है एक्सर्शन पे और लेटर ऑन होता है रेस्ट पे। जब स्टार्ट में अब हार्ट फेलियर की, क्योंकि ये प्रोग्रेसिवली क्रोनिक कंडीशन है, तो अगर स्टार्ट में होगा तो डिस्निया एक्सर्शन पे होगा जब आप चलेंगे। दूसरी जो इसके आगे क्लास भी है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन डिस्निया की, वो भी आपको बताता हूँ। तो मेन ये है इसमें डिस्निया होगा और काफ पेन, चेस्ट पेन, इस मतलब पल्पिटेशन वगैरह होंगी। मेन यही है कि जब हमारा ये हार्ट ख़राब होगा तो प्रेशर जो हमारे है लंग्स पे पड़ेगा, इधर पल्मोनरी एडीमा होगा। तो
अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर जो हैं हमारे पास लेफ़्ट हार्ट फेलियर के। अब है लेफ़्ट हार्ट फेलियर के जो क्लिनिकल फीचर्स, तो उसमें ये होता है कि जो सबसे पहले है प्रोग्रेसिव डिस्नी है। इसमें पहले जो डिस्नी होगा वो एक्सर्शन पे होगा, फिर लेटर ऑन जो होगा क्लेमिंग स्टेज पे, फिर चेंजिंग ग्लॉथी पे, और फिर डिस्नी एट रेस्ट। तो इसकी न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने क्लासिफिकेशन बनाई है डिस्नी के लिए। क्लास 1 में डिस्नी एक्सर्शन पे होता है, क्लास 2 में क्लाइमिंग स्टेज पे, क्लास 3 में चेंजिंग ग्लॉथी पे, और क्लास 4 में रेस्ट पे भी डिस्नी होता है। उसके बाद आ जाता है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया में यह होता है कि जो डिस्नी होता है लाइंग पोजीशन पे होता है, जब आप लेटते हैं तो उस वक्त डिस्नी होता है। ये कब इम्प्रूव होता है, सिटिंग पे या स्टैंडिंग पे, तो इम्प्रूव हो जाता है ऑर्थोपनिया। उसके बाद है पैराडॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। ये एपिसोडिक डिस्निया होता है, लेकिन ये नाइट टाइम होता है। उसके बाद कफ चेस्ट पेन होगा, फीवर, पल्पिटेशन, दूसरे नंबर पे डिजीनेस, फेडनेस। उसके बाद ये पिंकी फ्रोथी स्पूटम क्यों होगा, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा हुआ खड़ा होता है लंग्स में, तो उसकी वजह से जो हमें स्पूटम मिलता है वो पिंक फ्रोथी स्पूटम मिलता है। उसके बाद ऑन एग्जामिनेशन पे हमें जो मिलेगा बायलेटरल फाइन बेजल क्रिप्टेशन, क्योंकि लंग्स के अंदर फ्लूइड जमा हुआ खड़ा है, तो ये आपको उधर मिलेंगे फाइन बेजल क्रिप्टेशन। उसके बाद इसमें होता है पल्सेस अल्टरनेंस। ये क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बीट होती है और एक वीक बीट होती है, तो ये इसका फीचर है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर का, लेफ़्ट हार्ट फेलियर का या लेफ़्ट वेंट्रिकुलर, क्योंकि उसमें लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेलियर ज़्यादा कॉमन है सिस्टोलिक, तो इस वजह से इसको हम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो उसमें ये उसका फीचर है हार्ट फेलियर का, पल्सेस अल्टरनेंस। उसके बाद हमें एपिक्स मिलेगी, वो डिस्प्लेस्ड मिलेगी, वो थोड़ी सी लेटरली जो होगी डिस्प्लेस हुई हो खड़ी, क्योंकि इसमें हार्ट हाइपरट्रॉफी हुई खड़ी है वेंट्रिकल की, तो जो एपिक्स बीट होगी वो हमें डिस्प्लेस्ड मिलेगी। उसके बाद हमें गैलप रिथम मिलेगा। इसमें गैलप रिथम में होते हैं कि आपको चारों साउंड सुनाएंगे, 1, 2, 3 और 4 जो होती हैं वो सुनाई देंगी, लेकिन एपिक्स ये माइट्रल एरिया पे सुनाई देंगी। और माइट्रल एरिया कहाँ पे होगा, जहाँ पे एपिक्स बीट होगी। उसके बाद आ जाता है राइट हार्ट फेलियर। अब राइट हार्ट फेलियर अगर होता है हमारे पास, लेट्स सपोज राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, तो जो हमारा प्रेशर है ये अगर फेल होता है, ये इधर ब्लड नहीं आता, तो ये पेरिफेरी में जो है या सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा पीछे सारा ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, पूलिंग हो जाएगी। सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर केवा जो इनकी पीछे ब्रांचेज हैं उनमें भी जुगुलर वेन हो गया या नीचे लीवर है, तो पेरिफेरी में ब्लड की पूलिंग हो जाएगी, उसकी वजह से फिर एडिमा वगैरह होगा। जब फाइंडिंग्स आएंगी तो देखते हैं। तो मेन जो इसमें होता है कि राइट हार्ट फेलियर में बायलेटरल पीडल एडिमा होता है, क्योंकि पेरिफेरी में ब्लड की पूलिंग हुई खड़ी होती है, तो उस वजह से उधर एडिमा होगा। जेवीपी इसीलिए इंक्रीज़ होगा क्योंकि जुगुलर वेन में प्रेशर इंक्रीज़ हो खड़ा है, क्योंकि हर लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हमारा वो एक्सेप्ट नहीं करा ब्लड को, तो सब ज़्यादा ब्लड का प्रेशर पीछे बढ़ा खड़ा पेरिफेरी में। पेटोमेगली लीवर में हुआ खड़ा होगा, ब्लड ज़्यादा हो जाएगा। हेडेक इसीलिए होगा कि पूलिंग ऑफ ब्लड होगी ब्रेन में। फ्लशिंग इसलिए कि फेस के ऊपर ब्लड ज़्यादा होगा। और नेक वेन डिस्टेंशन वेन्स जो होंगे उनके अंदर डिस्टेंशन इसलिए क्योंकि आगे ब्लड वो आ नहीं रहा, उसकी वजह से उधर डिस्टेंशन हुई खड़ी है। ये साइटिस होगी। और गैलप रिथम भी यही है कि इसमें भी वही चारों आपको हार्ट साउंड सुनाई देंगी। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब है इसकी इन्वेस्टिगेशन में ये होगा कि जो चेस्ट है एक्सरे, उसके ऊपर हमें 5 किस्म की फाइंडिंग मिलेंगी ABCD के नमूने के इनका। ए से होगा एल्वोलर एडिमा, और ये रोटेड एडिमा होता है। उसके बाद जो हमारा बी है, इससे मिलेगा बी कले लाइंस, फैट विंग अपीयरेंस होती है, ये भी एडिमा लाइक लाइंस होती है लंग्स के अंदर। उसके बाद जो सी है, ये कार्डियोमेगाली होगी, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होगी खड़ी होती है इस वजह से। अब जो डी है, डी से डायलाटेड अपर लोब वेसल जो है। उसके बाद ई से है जो प्लूरल फ्यूजन है। तो ये 5-6 किस्म के हमें चेस्ट एक्सरे पे फाइंडिंग मिलेगी। उसके बाद जो है ECG, इसमें काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि इसमें लेफ़्ट एक्सिस या राइट एक्सिस डेविएशन मिलेंगी। राइट ये थंब रूल से हम पता कर सकते हैं लेफ़्ट एक्सिस या राइट एक्सिस, तो इससे हम पता चल जाएगा कौन से वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी खड़ी है। उसके बाद है BNP, लेकिन ये तब होगा, ये अर्ली डिटेक्ट होता है, मतलब अभी हाइपरट्रॉफी होने से पहले, मतलब अभी दबाई नहीं होगी हार्ट कितनी, तो अर्ली स्टेजेस पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि दिल के अंदर क्या हो रहा है। अब BNP क्या होगा कि ये एक
ब्रेन नेट यूरेटिक पेप्टाइड है, ये वेंट्रिकल रिलीज़ करते हैं। और इनका काम क्या है कि ये रिलीज़ कब होता है, जब प्रेशर वॉल्यूम ओवरलोड होता है तो ये रिलीज़ करता है वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल जब रिलीज़ करता है तो इनका क्या काम होता है कि ये रास जो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है उसको ये सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे नंबर पे ये प्रमोट करते हैं वाटर लॉस और सोडियम लॉस को, जो रिटेंशन हुई खड़ी होती है एल्डोस्टेरोन की वजह से। तो इनके दो काम, एक तो सप्रेस करते हैं, दूसरे नंबर पे ये वाटर लॉस और सोडियम लॉस को करवाता है बीएनपी। तो ये अर्ली डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है बीएनपी। लेकिन जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो एक ही है, दिल का जो अल्ट्रासाउंड है यही हमें बता सकता है एग्जैक्ट के अंदर क्या चल रहा है। तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन है। अब हम देखते हैं इसकी मैनेजमेंट। अब वो मैनेजमेंट में जो जनरल में यही है कि आपने साल्ट कम लेना है, मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज है, लिमिटेड फ्लूइड इनटेक वगैरह, क्योंकि ऑलरेडी फ्लूइड ओवरलोड हुआ खड़ा है तो आप और फ्लूइड लेंगे तो मसला और ख़राब होगा। उसके बाद जो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है वो एस इनहिबिटर्स हैं, क्योंकि एस इनहिबिटर्स होंगे तो ये वाला काम नहीं होगा। ये एंजियोटेंसिनोजिन जो है एंजियोटेंसिन 1 में नहीं कन्वर्ट होगी और ये सारा पाथवे नहीं होगा, तो हमारा जो हार्ट है वो जितनी पहले दवाई खड़ी उससे ज़्यादा नहीं होगी। कोई किडनी को अगर एक्टिवेट अपना शुरू कर देगा काम तो उसी वजह से ये हमें डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर की तरफ ले जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर से हम बच सकते हैं और मज़ीद हार्ट की दवाई नहीं होगी। तो इसीलिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो एस इनहिबिटर्स हैं, ताकि ये सारा प्रोसेस शुरू ना हो। इसके बाद हैं बीटा ब्लॉकर्स, ARBs या एस इनहिबिटर्स, ऑलमोस्ट एक चीज़ हैं इस हार्ट फेलियर के सेंस में। इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स भी अल्टरनेटिव हैं अगर एस इनहिबिटर मतलब काम नहीं कर रही तो। उसके बाद है स्पाइरोनलैक्टोन जो है, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। स्पाइरोनलैक्टोन किसके साथ ऐड करेंगे, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर और स्पाइरोनलैक्टोन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन देंगे। उसके बाद अगर ये भी फेल हो जाते हैं तीनों कॉम्बिनेशन तो हाइड्रोलाजिन या नाइट्रेट देंगे, लेकिन तब देंगे ये ब्लैकिश लोगों में या जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ होगी पहले से, तो उनमें हाइड्रोलाजिन या नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन देंगे। अगर ये भी नहीं काम करते तो फिर ARNI है, ये एक न्यू क्लास है हार्ट फेलियर के एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलिन इनहिबिटर्स। इसमें वालसार्टन और सैकोबिट्रिल का एक कॉम्बिनेशन होता है और इसका भी काम ये होता है कि सोडियम लॉस कराते हैं और वैसोडाइलेशन कराते हैं। उसके बाद एवोब्रेडिन देते हैं, ये एंटी एंजाइनल ड्रग है, ये हार्ट रेट को काम करती है। उसके बाद ये तो थी इनकी मैनेजमेंट, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये जो सिम्टोमेटिक है इसमें जैसे ये सिम्टम कवर करेंगे, मोर्टेलिटी को काम नहीं करती, डिजॉक्सिन हो या लूप डायरोटिक एसिड जिसमें फ्यूजोमाइड वाली क्लास है, तो डाइजॉक्सिन ये दोनों सिम्टम्स को कम करेंगी, बाकी मोर्टेलिटी पर इनका कोई नहीं है। बाकी आ जाते हैं आगे दूसरे ट्रीटमेंट जो एडवांस ट्रीटमेंट है, जैसे CRT है, कार्डिक रीसिंक्राइजेशन थेरेपी है। तो उसके बाद आ जाता है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर हैं या लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है, ये 3-4 डिवाइस हैं या सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। तो ये एडवांस ट्रीटमेंट है वैसे। और जो इसका सबसे जो लास्ट और अल्टीमेट इसका रिजल्ट मतलब ट्रीटमेंट है वो हार्ट ट्रांसप्लांट ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये था हमारा हार्ट फेलियर के बारे में।